अच्छा, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एज अ सेम टॉपिक एक बार हमने शेयर्स में भी देखा था। हमारी कंपनी लोगों से एसेट्स खरीद के उसके बाद उनको शेयर्स दे रही थी। यहाँ पे हमारी कंपनी लोगों से एसेट्स परचेज करेगी, उसके बदले में उनको डिबेंचर्स देगी, या तो पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो पहले बेसिक एंट्री परचेज करने की क्या है, पहले हम वो सीखेंगे। फिर डिबेंचर्स कैसे देते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, उसको देखेंगे। फिर एक एग्जाम्पल भी करेंगे जिसमें अगर डिबेंचर्स पॉइंट्स में आ जाए तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो पहले बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा हम कोई और चीज़ दे रहे हैं हमारे वेंडर्स को, हम डिबेंचर्स दे रहे हैं उनको, तो इसलिए ऐसा टॉपिक का नाम है। सपोज हमने किसी का पूरा बिजनेस परचेज कर लिया है, तो अगर पूरा बिजनेस खरीदोगे तो उसके एसेट्स भी खरीदोगे। सपोज हमने किसी कंपनी के 2 लाख रुपए के एसेट्स परचेज कर लिए, वेंडर्स को हमें 1,20,000 देना है। वेंडर्स में उस कंपनी का नाम लिखा जाता है जिस कंपनी को हम टेक ओवर कर रहे हैं, जिसको हम खरीद रहे हैं, जिन्हें हमें पे करना है। तो कोई भी कंपनी का नाम हो हम यहाँ पे उसको पोस्ट कर देंगे। और लायबिलिटीज भी परचेज की तो लायबिलिटीज भी आएंगी। तो अगर तुम पूरा बिजनेस खरीदोगे तो एसेट्स भी होगा, लायबिलिटीज भी होगी, वेंडर्स का भी अमाउंट गिवन होगा। अगर तुम सिर्फ एक एसेट खरीद रहे हो तो बस एसेट्स टू वेंडर्स होगी। मशीनरी खरीद रहे हैं मुकेश लिमिटेड से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मुकेश लिमिटेड। जब पूरा बिजनेस खरीदते हैं तो ये 3 चीजें तुम्हें गिवन होगी। अब ये तीनों लिखने के बाद में अगर तुम्हारा आंसर मैच नहीं करता, तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर ऊपर बचता है, तो उसको हम कहते हैं गुडविल। जैसे इस एग्जांपल में हो रहा है, देखो ये हमारा 2,10,000 है और ये 2 लाख है, तुम्हारा बैलेंस 10,000 बच गया। क्या बोलेंगे इसको हम? गुडविल। गुडविल क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हम किसी का बिजनेस खरीद के उसको ज्यादा पे कर रहे हैं। तो ज्यादा किस बात की पेमेंट कर रहे होंगे हम? गुडविल की। और अगर हम सामने वाले को कम पे कर रहे हैं तो हमारा फायदा हो जाएगा, नीचे लिख देंगे कैपिटल रिजर्व। तो ये पहली एंट्री के ऑल्टरनेटिव्स हैं कि बाई चांस अगर ऊपर बच जाएगा तो गुडविल, नीचे बच जाएगा तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा हमारा। अब यहां पे मैं एग्जांपल में ले रहा हूं, हम वेंडर्स को सपोज करो 120 में से 21,000 इमीडिएटली कैश दे रहे हैं, या चेक भी दे सकते हैं, या बिल पेबल के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि हम वेंडर्स को कुछ कैश दे रहे हैं, तो दूसरी एंट्री बन जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या चेक देंगे तो बैंक या बिल्स पेबल के थ्रू भी हम पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 120 में से 21,000 उनको इमीडिएटली कैश पे कर दिया, तो ये एंट्री बीच में बन जाएगी। अगर पे नहीं करा तो ये एंट्री बीच में से हटा देंगे फिर हम। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा है कि हम उनको इमीडिएटली कुछ पे कर रहे हैं अभी, तो उसकी एंट्री एक एक्स्ट्रा बन जाती है। अब 120 में से हमने 21 दे दिए, रिमेनिंग अमाउंट हमारा कितना बच गया? 99,000। उतने रुपए के हम उनको डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो अगर पार पे देंगे तो एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, 99,000 उनको डिबेंचर्स पे कर देंगे। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। तो वेंडर्स में जो अमाउंट आ रहा है 99,000, ये कैसे आ रहा है? 120 माइनस 21, तो रिमेनिंग अमाउंट 99,000 आ गया। उनको हम डिबेंचर्स अगर पार पे देंगे तो ये एंट्री बनेगी। तो हर एक की नरेशंस भी होंगी, इसमें क्या लिखा जाएगा? जैसे अगर हम 99,000 रुपीज के डिबेंचर्स दे रहे हैं और 100 रुपीज का ईच है, तो बीइंग 990 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच गिवन टू वेंडर्स, हम 990 डिबेंचर्स दे रहे हैं ऑफ 100 ईच। तो हम नंबर पे भी ध्यान देंगे और रुपीज पे भी ध्यान देंगे। तो 99,000 रुपीज के डिबेंचर्स हैं, और अगर 100 रुपए का एक डिबेंचर है तो कितने नंबर्स हो जाएंगे? 990। अब अगर यही डिबेंचर्स तुम उनको प्रीमियम पे दे रहे हो तो दूसरी एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। याद रखना, या तो पार पे होगा, या प्रीमियम पे होगा, या डिस्काउंट पे होगा। 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन था वो पार पे था, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो प्रीमियम पर है। प्रीमियम पे कैसे निकालेंगे? सेम वही, 120 में से पहले 21 माइनस कर दो, बैलेंस अमाउंट पहले वेंडर्स में लिख दो। तो सबसे पहले तुम्हें वेंडर्स में 99,000 रिमेनिंग जो अमाउंट है वो लिख देना है। अब सपोज करो 10% प्रीमियम है, तो यहाँ पे बहुत कॉमन एरर करते हैं स्टूडेंट्स, वो 99,000 का 10% यहाँ पे डाल देते हैं प्रीमियम में। अब ध्यान रखना, 99,000 का 10% प्रीमियम में नहीं आएगा, जो डिबेंचर्स की वैल्यू आने वाली है यहाँ पर उसका 10% प्रीमियम में आएगा। तो ना हमारे पास डिबेंचर्स की वैल्यू है, ना हमारे पास प्रीमियम की वैल्यू है। हमारे पास जो इस वक्त वैल्यू है वो है वेंडर्स की, जिसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी इसके अंदर एडेड है। तो हम एक फॉर्मूले से इसको अलग कर लेंगे। ये 99,000 के अंदर 10% प्रीमियम भी इंक्लूसिव है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये 99,000 को हम डिवाइड कर देंगे 110 से, क्योंकि इसके अंदर 10% का प्रीमियम ऐड हो रखा है। जैसे इसको डिवाइड करोगे तुम्हारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे 900। यानी हमारी कंपनी वेंडर्स को 900 डिबेंचर्स दे रही है ऑफ ₹100 ईच। तो कितने के आ गए हमारे? 90,000 के आ गए। तो ये हमारे डिबेंचर की वैल्यू आ गई। अब इसका 10% निकाल के देखो, 9,000 आ रहा है।
तो ध्यान देना कि तुम्हें 10% इसका नहीं निकालना होता है, इसका निकालना होता है। तुम बैलेंस भी देखोगे तब भी वही आएगा तुम्हारा। तो बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, चेक भी कर सकते हो इसका 10% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान से इसका कंसेप्ट समझो। हमारे पास जो अमाउंट था वो वेंडर्स का था जिसके अंदर प्रीमियम एडेड था, 10% प्रीमियम उसमें जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने इसको किससे डिवाइड किया, 110 से। अगर इसमें 20% प्रीमियम एडेड होता, हम डिवाइड बाय 120 करते, हमारे नंबर आ जाते। उसे पर डिबेंचर कितने का उससे मल्टीप्लाई करके डिबेंचर्स की वैल्यू निकाल लो, जो रिमेनिंग होगा वो हमारा प्रीमियम आ जाएगा। सेम एग्जांपल लेते हैं डिस्काउंट पे। अगर हम डिस्काउंट पे करेंगे तो ये एंट्री बन जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम की जगह पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और यहां पे 7% डिबेंचर्स। अब वेंडर्स का अमाउंट अगर हम देखें 120 में से 21 था तो रिमेनिंग अमाउंट फिर लिख दो 99,000। ध्यान से समझना, या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा या डिस्काउंट पे, तीनों में से एक टाइम पे एक ही चीज दी जाती है, तो पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। अब फिर से हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है वो वेंडर्स का है, और जो डिस्काउंट है सब उसको डिस्काउंट 10% है, तो डिस्काउंट 10% किसका होगा, डिबेंचर्स का, और डिबेंचर्स की वैल्यू फिर हमारे पास नहीं है। यानी जो भी वैल्यू डिबेंचर्स में आएगी उसका 10% यहां पे डिस्काउंट में आएगा। ना मेरे पास डिबेंचर्स की वैल्यू ना मेरे पास डिस्काउंट की वैल्यू है। यानी ये जो अमाउंट है फिर से ये 10% डिस्काउंट काटने के बाद का अमाउंट है। तो क्या करेंगे, जैसे यहां पे हमने जोड़ा था 110, यहां पे डिस्काउंट माइनस कर दो। तो क्या करेंगे, 99,000 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि इसमें 10% डिस्काउंट माइनस हो रखा है। इसको डिवाइड करते तुम्हारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे 1100 डिबेंचर्स। यानी हमारी कंपनी वेंडर्स को 1100 डिबेंचर्स दे रही है ऑफ ₹100 ईच। तो कितने के हो गए, 1,10,000 के हो गए। ये डाल दो डिबेंचर्स में, आंसर चेक करो, इसका 10% निकालोगे 11,000 आ जाएगा। यानी हम वेंडर्स को 1100 डिबेंचर्स दे रहे हैं ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट, जबकि हमें उनको देने कितने थे, 99,000। तो ये ट्रिक है इन अमाउंट्स को भरने का जब तुम्हारे पार पे हो, प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे हो। तो एक ऐसा एग्जाम्पल लिया हुआ जिसमें सारे केसेस हमने कवर करें। अच्छा, एक छोटी सी बात और, डिस्काउंट को राइट ऑफ भी किया जाता है। तो एक एंट्री तुम्हारी और बनेगी डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की, स्टेटमेंट ऑफ P&L फाइनेंस कॉस्ट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 11,000। तो डिस्काउंट के बाद में ये एंट्री जरूर बना देना। तो जो भी डिस्काउंट था उसको हम P&L से चार्ज भी कर रहे हैं, इसलिए एक एक्स्ट्रा एंट्री तुम्हारी बन रही है। तो ये पूरा टॉपिक है तुम्हारा। अब जैसे मैं शुरू में बोल रहा था, हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें अगर पॉइंट्स में आए बाई चांस डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो उसको कैसे हम ट्रीट करते हैं। ये टॉपिक शेयर्स में भी एप्लीकेबल है। तो बस अगर शेयर्स चैप्टर हम पढ़ रहे होते तो यहाँ पे हम सब जगह पर क्या लिखते हैं, डिबेंचर्स की जगह शेयर कैपिटल लिख देते। शेयर्स कभी डिस्काउंट पे नहीं होते तो ये केस नहीं होगा, सिर्फ पार पे होगा, प्रीमियम पे होगा। तो सेम टॉपिक अगर तुम यहाँ पे देख लोगे तो तुम्हारा शेयर्स का भी टॉपिक कवर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना होगा, शेयर कैपिटल लिखना होगा डिबेंचर्स की जगह पर। पार पे हो सकता है या प्रीमियम पे हो सकता है, बाकी पूरा एग्जैक्ट सेम टॉपिक है तुम्हारा शेयर्स में भी और डिबेंचर्स में भी। अब एक एग्जांपल पे आते हैं। EXC लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 4 lakhs एंड टुक ओवर लायबिलिटीज ऑफ 50,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। हम किसी कंपनी के 4 लाख के एसेट्स परचेज कर रहे हैं, 50,000 की उनकी लायबिलिटीज है, और इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड एट ₹380। हमें मोहन ब्रदर्स को 3,80,000 देने, बी पेड बाय इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। एक डिबेंचर 100 रुपए का होगा, हम उनको पे करेंगे। Past journal entries if debentures are issued at par at a discount of 10% at a premium of 10%। तीनों एग्जांपल्स है, पार पे देंगे तब क्या होगा, डिस्काउंट पे देंगे तब क्या होगा, प्रीमियम पे देंगे तब क्या होगा। तो पहले बेसिक एंट्री, फर्स्ट एंट्री बनाते हैं। हमने एसेट्स परचेज किए 4 lakhs के, लायबिलिटीज टेक ओवर की 50,000 की, मोहन ब्रदर्स वेंडर्स का नाम है जिन्हें हमें 380 देना है। तो पहले हम ये 3 अमाउंट दिखाएंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रदर्स 380 देना है, और लायबिलिटीज हमारी कितने की, 50 की। अब ये मैच नहीं कर रहा, ऊपर बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, हम क्या लिख देंगे, गुडविल। तो हमने ये पहली एंट्री बना ली एसेट्स परचेज करने की। हम ज्यादा पे कर रहे हैं तो किस बात की ज्यादा पेमेंट की जाती है, गुडविल की पेमेंट की जाती है। पहला पॉइंट, अगर हम पार पे दे रहे हैं अपने वेंडर्स को तो क्या एंट्री बनेगी, तो हमें 380 वेंडर्स को पे करना है, तो हम इनको डिबेंचर्स पार पे दे रहे हैं। तो हमारी पहली एंट्री बन जाएगी मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। हमने 3,80,000 के डिबेंचर उनको पार पे दे दिए। अब नॉलेज वाइज अगर बोलूँ तो 100 रुपये का एक डिबेंचर्स था, तो इसका मतलब है हमने उनको 3,800 डिबेंचर्स दिए होंगे ऑफ 100 ईच। तो तुम्हें नरेशन में लिखने का काम आएगा कि हमने 3,800 डिबेंचर्स दिए, 100 रुपीज़ का ईच है, तो इस तरह से हमने उनको पे बैक कर दिया। अब ये हुआ पार पे। सेम एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिस्काउंट पे देंगे तब क्या होगा। तो ध्यान रखना, इसमें कैश में कोई एंट्री नहीं है, हमने बस एसेट खरीद के उनको या तो पार पे देना है या डिस्काउंट पे या प्रीमियम पर। तो सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकंड केस है हमारा, अगर हमने 10% डिस्काउंट पे दिया होगा तो पहले एंट्री क्या बनाओ, मोहन ब्रदर्स, उसमें 380 आ गए जो उनको देना था,
डिस्काउंट आ जाएगा टू डिबेंचर्स। अब हमारा क्या फॉर्मूला था, ध्यान रखना 10% डिस्काउंट है, यानी ये जो वैल्यू है ये 10% कम करने के बाद में है, हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता, जो भी ओरिजिनल वैल्यू आएगी उसका 10% यहां पर आने वाला है। ना हमारे पास टोटल फिगर है डिबेंचर्स की, ना उसका डिस्काउंट है। हाँ ये पता है जो भी अमाउंट यहां पर आएगा उसका 10% डिस्काउंट में आने वाला है। तो सेम जैसे मैंने पहले एग्जांपल में किया था, इसमें 10% डिस्काउंट माइनस हो रखा है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 380 डिवाइडेड बाय 90, तो तुम्हारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 4222.22। अब देखो अगर तुम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते हो और पॉइंट्स में आता है तो ये अंडरस्टूड है कि कोई भी कंपनी नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो पॉइंट्स में दे नहीं सकती, मैं किसी को इतने डिबेंचर इशू नहीं कर सकता पॉइंट्स में। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले इसको हटा देंगे, यानी हमारी कंपनी कितने डिबेंचर्स देगी, 4222 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी डिबेंचर्स में। अब इसका 10% यहां पर दिखा दोगे डिस्काउंट में, मगर अब परेशानी क्या है, ये सब डालने के बाद में क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया, हमारी ये एंट्री 20 रुपीज से डिफरेंस आ रहा है इस एंट्री में। तो देखो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा भी लास्ट में, इट वॉज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बी पेड इन कैश। क्योंकि तुम राउंड ऑफ करोगे, अगर तुम्हारा मैच नहीं कर रहा तो बाकी का 20 रुपए क्या लिख देना, कैश। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका पूरी एंट्री का 20 रुपए कैश का क्या सिग्निफिकेंस हुआ, यानी हमने मोहन ब्रदर्स को 4222.22 देने थे डिबेंचर्स, हमने पूरे नहीं दिए, 0.22 हटा दिया, तो बाकी का जो अमाउंट पेंडिंग बच गया वो हमने उनको कैश पे कर दिया। तो नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग 4222 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच गिवन टू मोहन ब्रदर्स एट 10% डिस्काउंट प्लस 20 रुपीज इन कैश। तो हम उनको डिबेंचर्स क्योंकि राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसलिए कुछ अमाउंट बैलेंस तुम्हारा कैश में बचेगा। अब जो डिस्काउंट है इसको हम पीएनएल से भी चार्ज करेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फाइनेंस कॉस्ट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सेम एग्जांपल प्रीमियम पे लेते हैं, कंपनी मोहन ब्रदर्स को 10% प्रीमियम पे डिबेंचर्स दे रही है, तो क्या एंट्री बनेगी, मोहन ब्रदर्स में सेम अमाउंट आ गया 380 टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब फिर से ये जो अमाउंट है इसमें प्रीमियम ऐड हो रखा है 10%, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 380 डिवाइडेड बाय 110। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पॉइंट्स में आ रहा है 3454.54, यानी फिर से हमारी कंपनी जो डिबेंचर्स है उनको देने हैं वो पॉइंट्स में आ रहे हैं, तो इसको हटा देंगे, यानी हमारी कंपनी कितने डिबेंचर्स देगी, 3454 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो ये 3454 डिबेंचर ऑफ 100 ईच कितने के हो गए, 3,45,400 रुपीज के। इसे दिखा देना डिबेंचर्स में। अब प्रीमियम 10% था तो इसी का 10% निकाल के प्रीमियम में डाल दो, 34540। अब फिर से ये एंट्री 60 रुपीज से मैच नहीं कर रही, क्योंकि हमने कुछ राउंड ऑफ किया हुआ है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा अमाउंट फिर बचेगा, यानी हम 60 रुपीज को क्या करेंगे, कैश पे कर देंगे। तो जब भी तुम्हारा पॉइंट्स में आएगा ना, तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर हमेशा कैश में बचेगा, तो जो बच जाए उनको वो कैश पे कर देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसमें अगर पॉइंट्स में आता है डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं ये देखना है। तो आज वाली क्लास से तुम्हारा शेयर्स का टॉपिक और डिबेंचर्स का टॉपिक दोनों कवर हो जाएंगे, दोनों में सेम टॉपिक है, शेयर्स में भी और डिबेंचर्स में भी। उसमें था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसमें बस डिबेंचर्स है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स थे इसके बारे में। एक और चीज है, कभी कभी हमारी कंपनी प्रोमोटर्स को डिबेंचर्स देती है, तो ये भी कुछ इसी तरह का टॉपिक है, यहाँ पे कुछ वेंडर्स वाला रोल नहीं है, हम अपने प्रोमोटर्स को शेयर्स दे रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं, उसकी क्या एंट्री बनती है हमें ये सीखना है। तो सेम टॉपिक ये भी शेयर्स में था। तो देखो क्या क्वेश्चन है, शिवा लिमिटेड इशू 2500 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट टू द प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। हम अपने प्रोमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए शेयर्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमसे कुछ हम पेमेंट नहीं ले रहे इसके लिए। तो क्या एंट्री बनेगी, सबसे पहले एंट्री बनेगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रोमोटर्स, 2500 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, ये वर्ड तुम्हें ध्यान रखना, ये आएगा सीयूटी में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं कि अगर हम प्रोमोटर्स को शेयर्स देते हैं तो विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और फिर प्रोमोटर्स को पे करोगे प्रोमोटर्स टू डिबेंचर्स। तो हमने प्रोमोटर्स को ड्यू करके उनको अपने डिबेंचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, उनसे इसके लिए कोई पेमेंट नहीं ली जाती, उनको फ्री में दिए जाते हैं। अब इसी एक्सपेंस को फिर पीएनएल से चार्ज करेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फाइनेंस कॉस्ट टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। तो ये थियोरेटिकल टॉपिक समझो, ये प्रैक्टिकल से ज्यादा कि हमें किस अकाउंट को डेबिट करना होता है जब हम प्रोमोटर्स को देते हैं। तो एक और, कभी कभी हमारी कंपनी 2500 डिबेंचर्स दे रही है ऑफ 100 ईच टू द अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स कौन होते हैं, जो हमें सर्विसेज देते हैं फॉर देयर अंडरराइटिंग सर्विसेज, कि अगर हमारी कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं होगा तो तुम हमारे जो शेयर्स है वो या डिबेंचर्स है मार्केट से खरीद लोगे।
तो इसके लिए उनको कुछ कमीशन दी जाती है। तो कमीशन के नाम पे हमने क्या किया, अपने अंडर राइटर्स को डिबेंचर्स दे दिए। तो बोलेंगे इसकी एंट्री बनाओ। तो पहली एंट्री बनेगी अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स, ड्यू कर दिया पहले उनको, फिर अंडर राइटर्स टू डिबेंचर्स। तो ये 1 मार्कर्स के अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर प्रमोटर्स को देंगे क्या एंट्री बनेगी, अंडर राइटर्स को देंगे तब क्या एंट्री बनेगी। फिर ये भी पीएनएल से चार्ज होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये 2 टॉपिक है जो वेंडर्स के अलावा एसेट्स नहीं खरीद रहे हम यहाँ पे, हम अपने प्रोमोटर्स को या अपने अंडर राइटर्स को जो उनकी सर्विसेज है उसके लिए हम उनको शेयर्स या डिबेंचर्स दे रहे हैं। सेम टॉपिक शेयर्स में होता तो बस यहाँ पे डिबेंचर की जगह शेयर कैपिटल लिख दो, इक्विटी शेयर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देना, प्रेफरेंस शेयर होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो दोनों में सेम टॉपिक है, शेयर्स में भी और डिबेंचर्स में भी। तो होपफुली आज का कंसेप्ट वेंडर्स वाला तुम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और खास करके जो पॉइंट्स में आता है उसे कैसे ट्रीट करते हैं वो भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।